ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए नए नेविगेशन सैटेलाइट नाविक के सफल प्रक्षेपण और इसके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञ विमान बासु और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। भारत ने नेविगेशन प्रणाली का एक स्वदेशी संस्करण विकसित किया है जो जीपीएस के समान है और रूस द्वारा ग्लोनास और यूरोपीय संघ द्वारा गैलीलियो जैसी अन्य नेविगेशन प्रणालियों के बराबर है। आज सुबह जीएसएलवी ने अपनी 15वीं उड़ान पर नेविगेशन उपग्रह NVS-01 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया और आज इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री विमान बासु। बासु जी, मैं आपसे एक सामान्य समझ लाने के लिए ये जानकारी चाहता हूं कि क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन यानी NAVIC क्या है? ये देखिए, अब आजकल जो हम यूज करते हैं ना, जीपीएस के लिए यूज करते हैं, उसमें अमेरिकन सैटेलाइट्स यूज होते हैं। तो ये सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया है। इसमें और भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे जब ये पूरा नेटवर्क बन जाएगा। तो इसमें एक फायदा होगा कि जब अपना सिस्टम होगा तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जो जीपीएस हम यूज करते हैं वो यूएस बेस्ड सिस्टम है। उसमें कई चीज हम नहीं कर सकते, कई चीजों में हम काफी डिटेल में नहीं जा सकते हैं। तो अपना सिस्टम जब होगा तो उसमें हम अपने जो जरूरत की बातें हैं वो हम उसमें मिल जाएगा हमें। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा इस सिस्टम के लिए। जी, और अगर ऐसे में हम इसके कुछ प्रमुख फायदों के बारे में बात करें कि भारत के पास अगर अपना एक नेविगेशन सिस्टम होगा उससे क्या विशेष फायदे भारत को होंगे, उसके विषय में आप अगर बता पाएं। 2-3 बातें हैं। एक तो जो अभी जीपीएस हम लोग यूज करते हैं वो भारतीय नहीं है, तो उसमें कई चीजें हमें पता नहीं चलता, क्योंकि कई रीजन्स ऐसे हैं या कोई क्षेत्र ऐसे हैं जिसके बारे में हमें डिटेल में कोई जानकारी नहीं मिलती। जब अपना सिस्टम होगा जो अभी है, जो हम बनाने जा रहे हैं, तो इसमें हमें अपने जो लोकेशंस हैं, अपने लैंड के बारे में, जमीन के बारे में ज्यादा जानकारी हम ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसमें जो है हमारे जो मतलब जनरली जो मैप मेकर्स है और बाकी और भी चीजें हैं यूटिलाइजेशन का, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री और ऐसे, तो उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो काफी फायदेमंद होगा। बिल्कुल, और सीधे तौर पे एक नए नेविगेशन सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें आपने जैसा कहा कि एक हमें बेहतर समझ मिलेगी नेविगेशन सैटेलाइट से हमारी जमीन और उन इलाकों के बारे में जो शायद पहले उतनी सटीक नहीं थी। और बासु जी, जब भी हम तकनीकी नवाचार की बात कर रहे हैं, यहाँ मैं श्रोताओं के साथ साझा करना चाहूंगा जो आज सुबह ही इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ जी ने बोला आज के NVS-1 लॉन्च के बारे में कि कितना महत्वपूर्ण है ये और क्या नए पूरी तरीके से इंडिजीनियस नवाचार इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। Today, the NAVIC satellite NVS-01 is the second generation of navigation satellite with additional capabilities that we have already brought into this satellite constellation, where we make the signals more secure. We made more a civilian frequency band L1 and also introduced our atomic clock, which is designed and developed by Space Applications Center ISRO. And this is one of the 5 series of satellites in this new configuration that are to be launched. So I would like to thank all those people who worked to make this satellite as well and make this mission really grand success. Now the satellite is in a geotransfer orbit. Now the satellite team will take over and now we'll do the rest of the functions of circularizing it and placing it at the right place in the position where it is intended to be. So I wish all the very best to the satellite team for subsequent missions. अगर सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार के मामले में जो योगदान होने वाला है इस सैटेलाइट और इस सिस्टम का, उसके विषय में बात करें, विभिन्न क्षेत्रों में सीधे तौर पर लाभ मिल सकता है, चाहे हम मिलिट्री और डिफेंस सेक्टर की बात करें, फिर जो बुनियादी ढांचे हैं, ऐसी स्थितियां जब होती हैं, जब डिजास्टर्स आते हैं, उनमें कितनी मदद मिल सकती है अपना खुद का रीजनल नेविगेशन सिस्टम होने में? जब खुद का सिस्टम जब होता है ना, उसमें हमें कई इलाके में जा सकते हैं, इसमें हम जीपीएस सिस्टम में नहीं जा सकते क्योंकि वो काफी रेस्ट्रिक्शन है उसमें, और अपने जमीन के बारे में बताना भी नहीं चाहते उस सिस्टम में क्योंकि वो काफी कॉन्फिडेंशियल होता है। पर अपने सिस्टम में जो है वो हम अपना ही सिस्टम है तो काफी डिटेल में हम काम कर सकते हैं। जी, और विशेष रूप से जो जोर रहा है भारत का भी कि किस तरीके से एक आत्मनिर्भरता बढ़े
भारत में, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र। और अगर इसी विषय में हम NVS 01 की बात करें, जहां पे काफी हद तक स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल हुआ, नए नवाचारों का प्रयोग हुआ है, जिनमें से एक है स्वदेशी परमाणु घड़ी यानी इंडिजीनियस एटॉमिक क्लॉक। तो बासु जी, अगर इसके विषय में आप हमारे श्रोताओं को विस्तार से बता सकें। देखिए, आज तक जो एटॉमिक क्लॉक्स यूज होते थे वो सब सीजियम क्लॉक्स थे, क्योंकि सीजियम, रुबिडियम ये एलिमेंट्स है और इस पर बेस करके ही ये एटॉमिक क्लॉक्स बनाया गया है। और रुबिडियम क्लॉक जो है भारत ने खुद इसका विकसित किया है और अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक इंडिजिनस चीज हम कह सकते हैं कि ये हम किसी से लिया नहीं है जी। और इसमें जो है ये जो जीपीएस का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है उसमें रीजनल नेविगेशन सिस्टम का और भी एडिशनल बेनिफिट्स हम दे सकते हैं, जैसे वेयरेबल डिवाइसेस, पर्सनल ट्रैकर्स दैट यूज लो पावर, सिंगल फ्रीक्वेंसी चिप्स वगैरह। तो ये सब एडवांटेज अभी मिल सकता है। बिल्कुल। बासु जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब भी हम NVS 01 की बात करेंगे या NAVIC की बात करेंगे, जो कि भारत द्वारा बनाया जा रहा है, एक नेविगेशन सिस्टम है, क्या हम भविष्य में एक उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के लिए ये राजस्व के अवसर भी बना सकता है, खासकर पड़ोसी देशों से जो सटीकता बढ़ाने के लिए हमारी नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करना चाहें अगर? नहीं, वो तो हो ही सकता है। अभी देखिए, अभी भी हम कई ऐसे सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जो हम दूसरे देश को ऑफर करते हैं और वो हमें पेमेंट करते हैं उसके लिए। तो ये तो एक ऑप्शन हमेशा है, क्योंकि इस टाइप का जो फैसिलिटी है वो जिनके पास अपना सैटेलाइट नहीं है वो नहीं दे सकते। तो हम जो है अपने सैटेलाइट से दूसरे कंट्रीज को, स्पेशली भारत के आसपास जो कंट्रीज है उनको हम देते हैं और उनसे हम रिकवर भी करते हो, पैसे भी हमें मिलते हैं उससे। जी। और बासु जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा और इस डिस्कशन में मैं थोड़ा एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव लाना चाहूंगा कि अगर हम बात करें विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जीपीएस की और भारत के अपने NAVIC की, तो एक छोटी सी तुलना मैं करना चाहूंगा जो कि श्रोताओं के मन में भी एक सवाल होगा। और हमारी जो समझ कह रही है कि कुछ टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं और कुछ स्ट्रेंथ हैं NAVIC की इन कंपैरिजन टू जीपीएस। तो अगर हम तकनीकी ताकत और सीमाओं पर प्रकाश डालते हुए एक अवलोकन करें दोनों का, तो अगर आप वो साझा करें हमारे श्रोताओं से। देखिए, इसमें दोनों में जो है सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम यूज होता है और उसमें बहुत जरूरत है कि कंपेटिबिलिटी होना चाहिए, यानी कि जो सैटेलाइट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं और जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं उनमें कंपेटिबिलिटी होना चाहिए। तो अभी जो हम जीपीएस सिस्टम यूज करते हैं वो तो हमेशा हम करते हैं, पर ये जो बेस्ड है अमेरिकन बेस्ड सिस्टम है, क्योंकि सैटेलाइट सारे अमेरिकन है और वो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। बट इंडियन बेस्ड सिस्टम करना चाहे तो एक तो यूनिवर्सल होना चाहिए कि काफी इसमें एक्सेस इतना अच्छा होना चाहिए कहीं से भी इस पे सर्विस मिल सके। अभी जो है वो नहीं है। कुछ लिमिटेड एरिया में हम इंडियन सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे दूर होगा, क्योंकि और सैटेलाइट जब लॉन्च होंगे तो हमारा नेटवर्क बढ़ेगा, तो उसमें जो है फिर ये जो कमियां है अभी वो धीरे धीरे हट जाएगा। जी। और शुरुआती तौर पे हमारे सामने जो जानकारी आ रही है बासु जी, वो ये है कि जहां जीपीएस की एक्यूरेसी है किसी भी लोकेशन को पाने में वो है 10 से 20 मीटर की, वहीं भारतीय NAVIC के पास ये एक्यूरेसी 5 से 10 मीटर तक की हो सकती है, जो कि लगभग दुगनी एक्यूरेसी है जीपीएस से। तो ये एक बड़ी जीत के तौर पे देखा जा रहा है। उसके अलावा एक अंतर हम पाते हैं कि जो जीपीएस है वो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू काम करता है, वहीं NAVIC जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के सिस्टम पर बेस्ड है। ये क्या अंतर है, अगर आप सरल भाषा में हमारे श्रोताओं को बता सके। ये देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो ऐसे सैटेलाइट्स है जो कि अगर हम उसकी तरफ देखें जमीन से तो वो ऐसा लगेगा कि आसमान में स्थिर है। उसका लोकेशन ऐसे बनाया गया है कि वो जो घूमता है उसका घूमने का जो रेट है वो एकदम पृथ्वी का घूमने का रेट के बराबर है। यानी अगर हम जमीन से उसकी तरफ देखते रहे तो हमेशा लगेगा कि वो एक ही जगह स्थिर है। जी। बासु जी, अभी आप हमें बता रहे थे कि जो NAVIC है वो कुछ सीमित क्षेत्रों में ही कार्य कर सकता है, तो एक आम तौर पे जो सवाल है, क्या आम जनता भी NAVIC को अभी शुरुआती दौर में ही इस्तेमाल कर सकती है या ये भविष्य के लिए अभी तक इसके अवसर बनेंगे?
ये देखिए, ये जो नया सैटेलाइट गया है, इसके यूज करने के लिए हमें मोबाइल फोन्स पे उसमें काम करने की कैपेसिटी चाहिए। वो अभी तो नहीं है, क्योंकि जीपीएस का तो है, क्योंकि हम कोई भी मोबाइल से हम जीपीएस एक्सेस कर सकते हैं। पर ये जो इंडिया ने जो लॉन्च किया है, इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास मोबाइल में इतना फैसिलिटी अभी नहीं है। वो आगे होगा, क्योंकि ये जब नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे या बड़ा बनाएंगे, फिर उसका फैसिलिटी हमें शायद मोबाइल में मिल जाएगा। जी, तो मतलब अभी आपके हिसाब से आम जनता इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है, सरकारी काम या सीमित क्षेत्रों में ही इसका उपयोग अभी किया जा सकेगा सिर्फ? हाँ, अभी तो आम जनता नहीं यूज कर सकती है जी, क्योंकि उसके लिए काफी बड़ा नेटवर्क चाहिए और उसके लिए कंपेटेबिलिटी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो मोबाइल सेट्स है ना जी, उसका एक्सेस होना चाहिए उस नेटवर्क से। बिल्कुल। तो अगर हम भविष्य में क्या अवसर बन सकते हैं अपने खुद के नेविगेशन सिस्टम से भारत के लिए, इसके विषय में बात करें तो आपको क्या लगता है कि कितना महत्वपूर्ण NEAVIC हो सकता है, न सिर्फ भारत बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए, और क्या क्रांति ये ला सकता है नेविगेशन और पोजिशनिंग सेवाओं में? ये देखिए, अगर ये सिस्टम काफी स्ट्रांग हो गया, यानी सैटेलाइट्स का नंबर बढ़ गया, तो ये काफी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। और अभी भी जो है, आप जानते हैं कि ये जो सैटेलाइट है, ये भारत के आस इलाकों में, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में, वह भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि भारत को सारी पृथ्वी में एक्सेस करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने लिए जो है सारा उसका जो जरूरत को पूरी करते। बिल्कुल बासु जी, और चलते चलते मैं आपसे समझना चाहूंगा और इस विषय में ये जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि विज्ञान के क्षेत्र में विशेषकर जब भी हम देखते हैं तो ये किसी एक दिन की नहीं बल्कि सालों और दशकों की मेहनत होती है जो एक दिन साकार होती है। ऐसे में जो भी नीतियां बनाई जाती हैं भारत सरकार द्वारा, विशेष तौर पे अगर हम नई भारतीय अंतरिक्ष नीति जिसे 20 अप्रैल 2023 को सार्वजनिक किया गया था उसकी बात करें, जिसमें कहा गया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संचालनात्मक अंतरिक्ष प्रणालियों के निर्माण से हटकर उन्नत प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करेगा, तो नई अंतरिक्ष नीति से कितनी मदद मिली है भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास और तेज गति से प्रगति करने में? तो भविष्य में समझते हैं कितनी मजबूत मदद मिलेगी नई अंतरिक्ष नीति से? ये देखिए, टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस हो रही है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि आज से 5 साल बाद क्या आएगा या क्या उपलब्ध होगा हमें। तो इसलिए पहले से कुछ फोकस करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इंडिया ने जो अपने एफर्ट से किया है वो काफी मतलब कंफर्टेबल है। इन द सेंस, देखिए, इंडिया ने जितना भी स्पेस प्रोजेक्ट किया है वो किसी दूसरे कंट्री के हेल्प नहीं लिया और उसका बेनिफिट सब ले रहे हैं। बिल्कुल। और बासु जी, अंत में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा इस बात पे कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी हो या पूरी जो साइंटिफिक फ्रैटर्निटी हो भारत की, वो चाहे वैज्ञानिक हैं, भारत में शोधकर्ता जो रहे हैं, वो एक जो बेहतर अल्टरनेटिव दे रहे हैं पूरे विश्व को, जो कि अफोर्डेबल है और बहुत रिलायबल है अंतरिक्ष के जो ऑपरेशंस हैं उनके मामले में भी, तो ये जो भारत का एक बढ़ता कद है अंतरिक्ष क्षेत्र में और वैज्ञानिक क्षेत्र में, उसको आप कैसे देखते हैं? विश्व में जो है भारत का पोजीशन स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी ऊंचा है, क्योंकि भारत गिने चुने 4 या 5 देशों में है जो कि बहुत अच्छा स्पेस बेस्ड फैसिलिटीज दे सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। तो इसलिए कई देश जो है भारत के साथ एक साथ योगदान करके जो है उनका अपना जो जरूरत है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने हमारे साथ आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे नए नेविगेशन सैटेलाइट नाविक के सफल प्रक्षेपण और इसके महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विज्ञान और तकनीक विशेषज्ञ विमान बासु और आकाशवाणी संवाददाता ओमवेश उपाध्याय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।